हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन का टेस्ट दिलाइए और हमें बताइए कि अंत में आपका कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप सभी का भी जो स्कोर है बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर इसी के साथ अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सरल वाक्य या फिर आपको साधारण वाक्य जो किसे कहते हैं। छोटा हो, जो छोटा हो उसे कहते हैं क्या। जिसका अर्थ सरलता से समझ आ जाए उसे कहते हैं क्या। जिसमें एक कर्ता होगा और अनेक क्रियाएं होंगी उसे कहेंगे क्या, हमें सरल वाक्य। या फिर जिसमें एक उद्देश्य होगा, जिनमें एक विधेय होगा और जिनमें एक ही क्रिया होगी उसे हम सरल वाक्य कहेंगे क्या। ये आपके सामने चार ऑप्शंस है। तो सरल वाक्य जो है या फिर साधारण वाक्य जो हम किसे कहेंगे, हम जिसमें एक उद्देश्य होता है, जिसमें एक विधेय होता है और जिसमें एक ही क्रिया होती है, वे आपके क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करना है आपको। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम खेलने जाता है, चाहे सुबह हो जाए, मुझे यह काम पूरा करना है, जो करे सो भरे। ये आपके ऑप्शंस है। तो देखिए इसमें क्या बताना है आपको, सरल वाक्य कौन सा होगा बताना है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है, जिसमें एक विधेय होता है और जिसमें एक ही क्रिया होती है, वे आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। तो इन ऑप्शन में से देखिए सरल वाक्य क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। मतलब राम खेलने जाता है, राम खेलने जाता है जिसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया हो रही है। मतलब राम जो है एक ही क्रिया कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, हम रचना के आधार पर आपको बताना है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या फिर 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये आपके समक्ष ऑप्शन है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका रूढ़ होता है, दूसरा आपका यौगिक होता है, तीसरा आपका योग रूप होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक वाक्य होगा, विधानवाचक वाक्य होगा या फिर इच्छावाचक वाक्य होगा या फिर विस्मयावाचक वाक्य होगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। मतलब ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सफलता प्रदान करे भगवान। तो इसमें हम अपनी क्या जता रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाचक वाक्य हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जिस वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामनाओं का बोध होता है वे आपका इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जिन वाक्यों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या उसे महाप्राण कहते हैं, महाप्राण व्यंजन, क्या उसे अल्प व्यंजन कहते हैं या फिर प्राण व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शंस है। तो देखिए, जिन वाक्यों के उच्चारण में हमें अधिक श्वास मुख से अधिक श्वास निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे अनुस्वार कहते हैं क्या, अयोग्यवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों के अंत में अगर अ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि कमल, कमल, तो कमल के लास्ट में क्या, ल में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ठीक है, तो उसे हम अकारांत कहेंगे। ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे हम इकारांत कहते हैं। जैसे कि पानी, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई, तो ई आ रहा है तो क्या कहेंगे, इकारांत कहेंगे। उसी प्रकार से आपका उ। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में
ऊ आता है, तो डाकू में लास्ट में क्या आ रहा है? ऊ। डाकू तो ऊ आ रहा है, तो उसे हम उकारांत कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे हम अकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे हम इकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसे हम उकारांत कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, औष्ठ कहलाते हैं, या फिर कंठ तालव्य कहलाते हैं? ये आपको बताना है। तो जो आपका ए वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, कंठ तालव्य कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? देखिए, जो आपका अ प्लस आपका ई से मिलकर, अ प्लस ई से मिलकर किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। ठीक है। अ जो है किससे बोला जाता है? आपका कंठ से बोला जाता है। ई जो है आपका कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, जिस कारण से हम ए और ए वर्ण का क्या कहलाते हैं? आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, स कौन सा व्यंजन है? प्रकंपी है, स्पर्शी है, संघर्षी है, या फिर स्पर्श संघर्षी है? ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपके स ये जो है आपके कौन से व्यंजन हो जाएंगे? ये जो है आपके संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। ये सभी जो है आपके उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जितने भी उष्ण व्यंजन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहेंगे। मतलब जितने भी आपके क्या होंगे? उष्ण व्यंजन होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन कहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को कहते हैं क्या? वर्णों के संकलन को कहते हैं क्या? शब्द गणना को कहते हैं क्या? या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं क्या? ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला जो है किसे कहते हैं? हम वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? मतलब किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ये आपको बताना है। क्या पूना में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, या फिर उत्साह में है? आपको बताना है द्वित्व व्यंजन इनमें से किन शब्द में है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्वित्व व्यंजन आखिर किसे कहते हैं। ठीक है। समान व्यंजन का एक आधा आए, समान व्यंजन एक साथ आए जिनमें से एक आधा हो और जिनमें से एक पूरा हो। ठीक है, वो हमारा द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, समान व्यंजन कहने का मतलब है जिनमें से एक आधा हो और जिनमें से एक पूरा हो। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? समान व्यंजन कहलाएगा, मतलब द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। तो देखिए, दिल्ली में एक आधा ला है और एक पूरा ला है। ठीक है, मतलब एक जो व्यंजन है वो आधा है और एक व्यंजन जो है पूरा है। तो क्या कहलाएगा? ये जो है दिल्ली जो है आपका क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से है? आ है, ई है, आहा है, या फिर ऊ है? आपको बताना है। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवा है वो क्या हो जाएंगे? और आ हो जाएंगे। जिनमें से जो आपका है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और अहा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अहा को हम क्या कहेंगे भाई? विसर्ग कहेंगे। ठीक है, और आहा जो है आपके अयोगवा हो जाएंगे। को हम अनुस्वार कहते हैं और अहा को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है। क्या यर अलावा है, क्या सा है, क्या टा ठा डा है, या फिर अक्षत्र ज्ञ, या फिर सरा है? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपको पूछा गया यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। यर अलावा जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, टा ठा डा ढा ये क्या होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, स जो है आपके क्या होते हैं? उष्म व्यंजन या फिर आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। लेकिन जो आपका अक्षत्र ज्ञ और सरा जो है क्या हो जाते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो यार अलावा जो आपके क्या हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए स्वर में मध्य स्वर कौन सा है? अ है, ई है, ऊ है, या फिर ओ है? तो यहाँ पर देखिए मध्य स्वर बोला गया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर?
अ हो जाएगा। ठीक है, अ जो है आपका क्या हो जाएगा, मध्य स्वर या फिर केंद्रीय स्वर हो जाएगा। इसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, अ को हम क्या कहते हैं भाई, केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या लिपि होती है, वर्ण होती है, शब्द होती या फिर वाक्य होती है? तो देखिए दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती, आपकी वर्ण होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब वर्ण किस वर्ग में आता है आपको बताना है। क्या क वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, ट वर्ग में आता है या फिर प वर्ग में आता है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ब वर्ण है वो किस में आएगा, वो प वर्ग में आएगा। प फ ब, ठीक है, ब भ, तो किस में आया, ब जो है किस में आया है, आपका प वर्ग में आया है। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्या शब्द कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वाक्य कहते हैं या फिर अक्षर कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य का प्रकार क्या है, मतलब ये जो वाक्य लिखा है वो किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, आशीष जो है तुम अपनी पढ़ाई करो, विस्मयादि बोधक होगा इस वाक्य का। मतलब ये जो वाक्य है क्या विस्मयादि बोधक होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा या फिर विधिवाचक वाक्य होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आशीष तुम अपनी पढ़ाई करो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब उनके माता पिता जो है उनको क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं तुम अपनी पढ़ाई करो। तो देखिए ये वाक्य जो है कौन से वाक्य हो जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है? लगन होता है, समूह होता है, करोड़ होता है या फिर बहुत होता है? तो देखिए दोस्तों, कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है, करोड़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंबर का अर्थ आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ क्या होगा, आपको बताना है। देखिए अंबर का जो अर्थ होता है वो आकाश होता है, तो अंबर का अन्य अर्थ क्या होगा, वश होगा, सूर्य होगा, मोक्ष होगा या फिर स्वर्ण होगा। तो देखिए अंबर का जो अन्य अर्थ क्या हो जाएगा, आपका आंसर वश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनिष्ट होगा, उत्कर्ष होगा, चेतन होगा या फिर पतन होगा? तो देखिए दोस्तों, उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या करना होगा क्या, बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा क्या, या फिर तीखा खाना होगा या गुस्सा दिलाना होगा? ये आपके समक्ष ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, नमक मिर्च लगाने इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना इस मुहावरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध करना, दुखी होना, पछताना या फिर हाथों को मसलना? ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए दोस्तों, हाथ मलते रह जाने का सही आंसर हो जाएगा आपका पछताना। पछताना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निर्धन परिवार में धन का आना या फिर धोखेबाज मित्र होना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना या फिर निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना? ये आपके ऑप्शंस है। तो देखिए, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गर्व करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या फिर डींग हाँकना? तो देखिए दोस्तों, गर्व करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऐंठ कर चलना। ठीक है, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? मतंग है, केसरी है, कपी है या फिर हरिण है? तो देखिए दोस्तों, केहरी जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आपका केसरी हो जाएगा। योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, हाथ बांटना, हित, सहयोग या फिर योग दीक्षा? तो देखिए दोस्तों, योगदान शब्द का समानार्थी क्या नहीं है? आपका हित नहीं है।
स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? प्रशंसा है, अशुभ है, शुभ है या फिर निंदा है, ये आपको बताना है। तो देखिए स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है, गर्ज हो जाएगा। स्वान निंद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपको बताना है। क्या चतुर होना होगा, धोखेबाज से शिकार होना होगा, सजग निंद्रा होगा या फिर दूसरे को धोखा देना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, स्वान निंद्रा इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका सजग निंद्रा। ठीक है, सजग निंद्रा जो है इस मुहावरे का सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, आविर्भाव शब्द का समानार्थी क्या होगा? विश्लेषण होगा, अवतरण होगा, रूपगत होगा या फिर संप्रदाय होगा। तो देखिए आविर्भाव शब्द का समानार्थी हो जाएगा अवतरण। ठीक है, अवतरण इसका समानार्थी होगा। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द का जोड़ा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ये आपके समक्ष ऑप्शन है। तो देखिए नज़र और आँख जो है ये जो है तत्सम और तद्भव शब्द का जोड़ा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आँख के स्थान पर यहाँ पर क्या रहता? अक्षी रहता। ठीक है, आँख के स्थान पर यहाँ पर अक्षी होना चाहिए था, तब ये तत्सम और तद्भव शब्द का जोड़ा सही होता। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द है काया है, सभा है, कोश है या फिर कलेश्वर है। तो देखिए दोस्तों गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द है आपका सभा। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आकांक्षी होगा, सातिर होगा, अनुभवी होगा या फिर घमंडी होगा। ठीक है, तो देखिए पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अनुभवी होना। ठीक है, अनुभवी जो है पुराने चावल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अरण्य शब्द का समानार्थी क्या है? पावक है, वारण है, कानन है या फिर सदन है। तो देखिए दोस्तों अरण्य शब्द का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कानन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानना है हमें। क्या पूर्ण भूतकाल है, भविष्य काल है, भूतकाल है या फिर वर्तमान काल है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों कल तापमान अधिक होगा, यहाँ पर भविष्य की बात किया जा रहा है। कल तापमान अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? आपका भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द है भर्तिनी है, भर्तनी है, भर्ती है या फिर भत्री है। तो देखिए दोस्तों जो आपका भर्ता शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भत्री शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। खाली स्थान पानी से लोग डूबते हैं, तो कहीं खाली स्थान खरीदा जाता है। तो देखिए कोई तेल पानी के से लोग डूबते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कपटी पानी से लोग डूबते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन कहीं पानी से लोग डूबते हैं और कहीं पानी खरीदा जाता है, ये वाला वाक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थावर का विपरीत शब्द है सेवक है, जंग है, क्षुद्र है या फिर जंगम है। तो देखिए दोस्तों स्थावर शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? आपका जंगम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? पीला फूल है, 4 लड़के हैं, 10 घोड़े हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संबंधी जो विशेषता बताता है वहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण होता है। देखिए आपका जो पीला फूल है, ये पीला फूल है, 4 लड़के हैं और 10 घोड़े हैं, इनमें से जो आपका रंग संबंधी विशेषता कौन बता रहा है? पीला फूल बता रहा है। ठीक है, मतलब फूल का रंग कैसा है? फूल का रंग जो है आपका पीला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका 4 लड़के हैं, 10 घोड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बता रहे हैं। ठीक है, कि 4 लड़के इस कक्षा में हैं, 10 घोड़े जो है अभी रेस में दौड़ रहे हैं।
ठीक है, रेस में भाग लिए हैं, ये क्या हो जाएंगे, आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के, आपको बताना है। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। ठीक है, मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, उदाहरण किनका है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का है क्या, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का है क्या, या फिर गुणवाचक विशेषण का है क्या? ठीक है, आपको बताना है। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, यहाँ पर क्या बता रहा है, मतलब कक्षा में निश्चित संख्या को बताया जा रहा है कि इस कक्षा में कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, मतलब कौन सा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, या फिर गुणवाचक विशेषण होगा, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुंभ के मेले में असंख्य लोगों की भीड़ जमा होती है। अब लोगों की संख्या हमें पता ही नहीं कितनी, मतलब असंख्य है, वहाँ पर हम लोगों की संख्या में मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा विशेषण लगेगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। निषाद है, निषाद है, निषाद है या फिर निषाद है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? निषाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषाद जो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। निषाद जो है किनसे मिलकर बना है? नि प्लस सात से मिलकर बना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सा का रूल पता होगा। ठीक है, अगर सा के पहले अगर कोई स्वर आता है, जिनमें से किनको छोड़कर, आ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर, ठीक है, तो जो आपका सा है वो किस में बदल जाता है? आपका सा इस वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से निषाद का शुद्ध मतलब ये शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? इनमें निषाद ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, जागृति का विलोम क्या होगा? तम होगा, तीव्र होगा, सुसुप्ति होगा, या फिर अजय होगा? तो देखिए दोस्तों, जो आपका जागृति है, जागृति का विलोम क्या हो जाएगा? सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक है, हितैषी शब्द में संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, विसर्ग संधि या फिर यड़ संधि है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? हिंट मिल रहा है। डबल मात्रा किन में देखने को मिलता है? वृद्धि स्वर संधि में देखने को मिलता है। ठीक है, हितैषी जो है किन से मिलकर बना है? हित, हित प्लस एसी से मिलकर बना है। ठीक है, हित प्लस एसी से मिलकर बना है, जिसमें से त में आ है और ए, त और ए मिलकर किनका निर्माण करते हैं? ऐ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐ का निर्माण करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? हितैषी में आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, मुलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बलराम नहीं है, हली नहीं है, हलधर नहीं है, या फिर अज है। ठीक है, तो देखिए आपका मुलसी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? अज नहीं होगा। ठीक है, आदत शब्द है, आदत जो शब्द है वो देशज है क्या, फारसी है क्या, अरबी है क्या, या फिर चीनी शब्द है? तो देखिए दोस्तों, आपका जो आदत शब्द है वो कौन सा शब्द है? आपका अरबी शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आज की इस वीडियो में कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। ऑल द बेस्ट।